नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जतिन केयर क्लासेस पर। दोस्तों आज हम जो टॉपिक यहाँ पे शुरू करने वाले हैं दोस्तों, यह टॉपिक एक तो आधुनिक भारत से संबंध भी रखता है और नंबर दूसरा यह टॉपिक अभी जो उत्तराखंड में यूकेपीएससी द्वारा पेपर कंडक्ट कराए गए थे लेक्चरार के, तो उसमें मैं सिलेबस देख रहा था दोस्तों। नागरिक शास्त्र का अर्थात जो पॉलिटिकल साइंस का ही एक भाग है, उसमें भी गांधी जी की स्वतंत्रता आंदोलन में भूमिका से संबंधित सिलेबस में दिया हुआ था। अर्थात उससे तात्पर्य है गांधी युग। गांधी युग दोस्तों, एक गांधी युग अर्थात गांधी एरा भारतीय इतिहास के उस काल को कहा जाता है गांधी जी की, जिसमें महत्वपूर्ण भूमिका रही थी और गांधी जी द्वारा यहाँ पे काफी ज्यादा आंदोलन किए गए थे। और उस आंदोलन में दोस्तों गांधी जी एक बहुत बड़ा चेहरा बनकर यहाँ पर उभर कर आए थे और इस प्रकार से गांधी जी के एक लंबे अथक प्रयासों के उपरांत भारत को आजाद करने में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो इस प्रकार से दोस्तों शुरू करते हैं यहाँ पे गांधी युग। तो हम थोड़ा सा गांधी जी के जीवन परिचय में जाते हैं दोस्तों। 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में गांधी जी का जन्म हुआ था। 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में गांधी जी का जन्म हुआ था। इनके पिता थे करमचंद गांधी, जो राजकोट के दीवान थे। इनकी माता का नाम था पुतलीबाई और इनकी पत्नी का नाम था दोस्तों कस्तूरबा बाई। तो दोस्तों इस प्रकार से जो गांधी जी थे यहाँ पर, यह पढ़ने लिखने में काफी ज्यादा कमजोर थे और जब 13 वर्ष की अवस्था थी इनका विवाह हो गया था कस्तूरबा गांधी के साथ। और कस्तूरबा गांधी भी उस समय मात्र 13 वर्ष की थी। और फिर बाद में दोस्तों यहाँ पे हुआ क्या कि गांधी जी बैरिस्टर अर्थात वकालत की पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड चले गए। गांधी जी वकालत की पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड चले गए और 1888 में गांधी जी इंग्लैंड गए और वहां पे 1891 तक गांधी जी ने बैरिस्टर की पढ़ाई करी। तो 1891 में जब गांधी जी भारत लौटे तो कुछ समय यहाँ पे गांधी जी भारत में रुके थे। तो यहाँ पे दोस्तों हुआ क्या था, फिर गांधी जी एक मुस्लिम व्यापारी थे जिनका नाम था दादा अब्दुल्ला। दादा अब्दुल्ला का केस लड़ने के लिए गांधी जी भारत से दक्षिण अफ्रीका गए 1893 में। तो 1893 में जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका पहुंचे तो दक्षिण अफ्रीका में यहाँ पे ब्रिटिश हुकूमत या ब्रिटिश सत्ता काफी मात्रा में फैल चुकी थी और वहाँ पे काले और गोरे अर्थात ब्रिटिशर्स एंड वहाँ के जो लोग हुआ करते थे उनके बीच काफी ज्यादा भेदभाव हुआ करता था। तो इस प्रकार से गांधी जी एक बार यहाँ डरबन से पिटोरिया की यात्रा कर रहे थे और यहाँ पे एक रेलवे स्टेशन था जिसका नाम था पीटरमारिट्सबर्ग। तो यहाँ पे दोस्तों गांधी जी को जबरन रेल में से उठा के धक्का मार के बाहर गिराया गया था। तो इस प्रकार गांधी जी जिस काम से वहां गए थे, गांधी जी ने प्रायः वह काम अपना त्याग दिया था। और फिर गांधी जी के मन में यह विचार आया तो कि मैं किसी भी रूप से मतलब यहाँ पे काले और गोरे लोगों के बीच यहाँ पे भेदभाव को समाप्त करूंगा। काले गोरे लोगों के बीच जो भेदभाव होता है उसको मैं समाप्त करूंगा। तो गांधी जी यहाँ पे रेगुलर इसी कार्य पर लग गए थे। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पे हुआ क्या था कि 1894 में यह काम करने के लिए 1894 में गांधी जी द्वारा इंडियन नटाल कांग्रेस की स्थापना करी थी। अभी मैं यूकेपीएससी का एक एग्जाम देख रहा था, उसमें पूछा था इंडियन नटाल कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। 1894 में हुई थी, गांधी जी द्वारा की थी ये दक्षिण अफ्रीका में। तो दोस्तों इस प्रकार से यहाँ पे कुछ समय के बाद गांधी जी द्वारा द इंडियन ओपिनियन नामक एक पत्र निकाला था। 1903 में। फिर यहाँ पे गांधी जी ने अपने जो यहाँ पे क्रियाकलाप थे गोरे कालों के बीच भेदभाव को दूर करने के लिए, तो इन्होंने यहाँ पे 1904 में एक फिनिक्स फर्म अर्थात फिनिक्स आश्रम की स्थापना करी थी। और फिर यहाँ पे दोस्तों इस प्रकार से यहाँ पे गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह, अपनी लाइफ का प्रथम जो सत्याग्रह था 1906। सत्याग्रह से तात्पर्य होता है दोस्तों सत्य के लिए आग्रह, अर्थात सत्य अहिंसा का प्रयोग करके किसी के सामने अपनी मांग रखना और सत्य अहिंसा के माध्यम से अपनी बात किसी को मनवाना, यह कहा जाता है प्रायः सत्याग्रह। तो गांधी जी ने अपने जीवन का पहला सत्याग्रह 1906 में दक्षिण अफ्रीका से शुरू किया था। इस प्रकार से भारत में इन्होंने अपना जो पहला सत्याग्रह था, पहला आंदोलन था, चंपारण सत्याग्रह था। भारत में पूछेगा तो 1917 और उनकी लाइफ में पहला पूछेगा तो साउथ अफ्रीका 1906। ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है, गांधी जी द्वारा सर्वप्रथम सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया था? यह दक्षिण अफ्रीका में किया था 1906 में। तो इस प्रकार से दोस्तों 1909 में हिंद स्वराज पुस्तक आई थी गांधी जी की यहाँ पे हिंद स्वराज जब पुस्तक आई थी, इन्होंने इसमें ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ और वेश्या कहकर संबोधित किया है इस पुस्तक में। और इस प्रकार से दोस्तों 1910 में
गांधी जी यहाँ पे फिर काफी ज्यादा पुस्तकें पढ़ा करते थे। तो एक राइटर थे जिनका नाम था लियो टॉलस्टॉय, एक राइटर हैं जिनका नाम है लियो टॉलस्टॉय, उनकी एक पुस्तक थी जिसका नाम था वॉर एंड पीस। तो गांधी जी ने जब इस पुस्तक को पढ़ा, गांधी जी लियो टॉलस्टॉय से काफी ज्यादा प्रभावित हुए, तो इन्होंने यहाँ दक्षिण अफ्रीका में एक टॉलस्टॉय फर्म की स्थापना करी, टॉलस्टॉय आश्रम बनाया 1910 में। तो इस प्रकार से गांधी जी द्वारा यहाँ दक्षिण अफ्रीका में 2 आश्रम बनाए थे। इनको याद हम ऐसे कर सकते हैं, 2 आश्रम बनाए थे। 1904 में पहला आश्रम बनाया था जिसका नाम था फिनिक्स, 1910 में दूसरा आश्रम बनाया था जिसका नाम था टॉलस्टॉय आश्रम। और इस प्रकार से यहाँ पे गांधी जी ने एक द इंडियन ओपिनियन पत्रिका निकाली थी, पत्र आता था इनका, जो समाचार पत्र आता था 1903 में, और 1909 में इन्होंने इंडियन ओपिनियन नामक पुस्तक, हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखी थी, और 1903 में इंडियन ओपिनियन नामक इनका समाचार पत्र आता था। तो इस प्रकार से यहाँ पे इंडियन नटाल कांग्रेस 1894 में आती है, और यहाँ पे फिर सबसे पहले गांधी जी द्वारा जो सत्याग्रह का प्रयोग किया था 1906 में दक्षिण अफ्रीका में किया था। गांधी जी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में यहाँ की जनता को, अंग्रेजों से यहाँ पे काफी हद तक उनकी समस्या को दूर किया था। तो इस प्रकार से यहाँ पे दोस्तों 9 जनवरी 1915 को राजपूताना जहाज से गांधी जी बैठकर दक्षिण अफ्रीका से भारत की यात्रा पर आए थे। तो 9 जनवरी 2003 से 9 जनवरी को प्रत्येक वर्ष हमारे यहाँ प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। 9 जनवरी यह मनाया जाता है 2003 से, यह मनाया जाता है 2003 से। इसको बनाने का मुख्य उद्देश्य यह था कि 9 जनवरी के दिन गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत की यात्रा पर सदैव के लिए आए थे राजपूताना जहाज से। तब 9 जनवरी को एनडीए की गवर्नमेंट थी, इन्होंने 9 जनवरी 2003 से यहाँ पे प्रवासी भारतीय दिवस मनाना शुरू किया। तो दोस्तों ये तो थी एक हमारा थोड़ा सा गांधी जी से संबंधित फ्लैशबैक। तो इस प्रकार से दोस्तों जब गांधी जी 9 जनवरी 1915 को राजपूताना जहाज से भारत में पहुंचे थे, तो यहाँ पे दोस्तों हमारे देश में अंग्रेजी हुकूमत काफी ज्यादा मात्रा में फैल चुकी थी। गांधी जी के सम्मुख यहाँ पे वही समस्या थी जिस समस्या से वो दक्षिण अफ्रीका में वहाँ के लोगों को निकाल कर आए थे। तो इस प्रकार से दोस्तों गांधी जी जब यहाँ आए थे भारत में, तो इन्होंने यहाँ पे सबसे पहला अपना राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले को बनाया था। गोखले जी की प्रेरणाओं से गांधी जी काफी ज्यादा प्रेरित थे। तो 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। तो दोस्तों इस प्रकार से गांधी जी धीरे धीरे भारतीय राजनीतियों में सक्रिय हो रहे थे यहाँ पे। तो गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में भी भाग ले रहे थे। तो फिर इसी बीच क्या था, 1916 का लखनऊ अधिवेशन हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार द्वारा की गई थी। तो यहाँ पे गांधी जी ने जब भाग लिया था तो काफी लोगों से गांधी जी मिले थे, और गांधी जी ने जो दक्षिण अफ्रीका में काम किए थे, लोग इनसे काफी ज्यादा प्रभावित हुए थे, लोग इनकी यहाँ पे काफी ज्यादा चर्चाएं कर रहे थे। फिर तो दोस्तों इस प्रकार से क्या था कि यहाँ पे भारत में काफी ज्यादा अंग्रेजी हुकूमत, अंग्रेजी शासन फैल रहा था। इन्होंने 1916 में यहाँ पे साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 में गांधी जी द्वारा की थी। यह प्रायः गुजरात में है। तो इस प्रकार से दोस्तों फिर यहाँ पे गांधी जी की जो पॉपुलैरिटी थी यह दिन प्रतिदिन बढ़ रही थी। तो इसी प्रकार क्या था कि यहाँ पे 1917 में गांधी जी को आमंत्रित किया गया था चंपारण बिहार में। चंपारण बिहार में गांधी जी को यहाँ पे आमंत्रित किया गया था, और गांधी जी 1917 में चंपारण पहुंचते हैं, और चंपारण में राजकुमार शुक्ल द्वारा गांधी जी को आमंत्रित किया था। जो ये चंपारण सत्याग्रह था, चंपारण सत्याग्रह क्या था दोस्तों, यहाँ पे एक 3 कठिया प्रथा हुआ करती थी। 3 कठिया प्रथा से तात्पर्य था कि 3 कठिया प्रथा से तात्पर्य था कि इसको बोला जाता था 3/20 प्रथा, अर्थात 3 कठिया प्रथा यही थी। अर्थात किसी व्यक्ति के पास 20 खेत हैं तो उसने 3 खेतों पर नील की फसल बोना अनिवार्य है। यह अंग्रेजों का रूल होता था, अंग्रेजों के नियम होते थे। तो इस प्रकार से क्या था दोस्तों, जो नील होता था कपड़ा रंगने के काम आता था, और नील की जो जड़ें होती थी यह काफी गहरी जड़ें होती थी, और नील का जो प्रॉपरली अमाउंट होता था, प्रॉपर अमाउंट होता था, अंग्रेज यह भारतीय कृषकों को नहीं देते थे। और दोस्तों ऐसा प्रायः लगातार होता है कि अगर एक फसल को हम रेगुलरली किसी खेत पर बोते हैं तो उस खेत की फर्टाइल कैपेसिटी, उर्वरक क्षमता समाप्त हो जाती है। फिर यहाँ पे नील क्या था, नील की जड़ें काफी लंबी हुआ करती थी, और जिस खेत पर नील बोया जाता था तो उस खेत की उर्वरक क्षमता को नील समाप्त कर देता था।
तो इस प्रकार से यहाँ पे जो बिहार के कृषक थे यह काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुके थे अंग्रेजों की इस कुफलता से। फिर बाद में यहाँ पे बिहार के स्थानीय नेता थे रामकुमार शुक्ल, इन्होंने गांधी जी को 1917 चंपारण में आमंत्रित किया था। तो इस प्रकार से गांधी जी ने यहाँ पे अंग्रेजों के सम्मुख बातें रखी थी और गांधी जी के यहाँ पे अंग्रेजों से बातें करने के उपरांत अंग्रेजों द्वारा इस 3 कठिया प्रथा, अर्थात जिसको हम चंपारण में जो थी 3 गठिया प्रथा, इसको अंग्रेजों ने वापस ले लिया था। और यह गांधी जी का भारत में पहला आंदोलन था, गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह था, चंपारण सत्याग्रह। और यह आंदोलन प्रायः सफल आंदोलन रहा था, जिसके बाद गांधी जी की ख्याति भारत में काफ़ी ज़्यादा बढ़ी थी। तो इस आंदोलन के सफल नेतृत्व के उपरांत डॉक्टर रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा महात्मा गांधी को महात्मा कहकर संबोधित किया था। महात्मा कहकर पूछेगा कि महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा था, गांधी जी को महात्मा किसने कहा था? गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा कहा था। किस आंदोलन के सफल नेतृत्व के बाद कहा था? अर्थात इन्हें चंपारण सत्याग्रह के सफल नेतृत्व के बाद इन्हें महात्मा की उपाधि दी थी रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा। तो दोस्तों फिर इस प्रकार से 1918 में गांधी जी अहमदाबाद पहुंचे। यहाँ पे अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, अहमदाबाद में जो टेक्सटाइल लेबर थे, इन्हें ब्रिटिश सरकार द्वारा लंबे समय से यहाँ पे बोनस नहीं दिया गया था। तो बोनस के सिलसिले में यहाँ पे जो अहमदाबाद मिल के जो मजदूर थे, टेक्सटाइल मजदूर थे, उन्होंने गांधी जी को यहाँ पे आमंत्रित किया था। और गांधी जी जब यहाँ पहुंचे थे तो मिल मालिकों से गांधी जी ने यहाँ पे बात करी थी। तो मिल मालिक किसी भी रूप से यहाँ पे गांधी जी की बातें सुनने के लिए तैयार नहीं थे। तो इस प्रकार से गांधी जी यहाँ पर भूख हड़ताल में बैठ गए, हंगर स्ट्राइक में बैठ गए। तो इस प्रकार से गांधी जी द्वारा जब यहाँ पे भूख हड़ताल की गई थी, तो फिर बाद में जो मिल मालिक थे वह मजदूरों की, टेक्सटाइल जो मजदूर थे, उनकी मांगों को मानने के लिए यहाँ पे तैयार हो गए थे। तो इस प्रकार से अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन गांधी जी का पहला ऐसा आंदोलन था 1918 में, जिसमें गांधी जी द्वारा यहाँ पर भूख हड़ताल का प्रयोग किया था। तो दोस्तों इस प्रकार से इसमें क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है कि गांधी जी द्वारा भारत में किया गया पहला आंदोलन चंपारण सत्याग्रह 1917, चंपारण कहाँ पड़ती है? बिहार में। अर्थात ये भी पूछेगा कि ये भी पूछा था किसी पेपर में क्वेश्चन कि गांधी जी को चंपारण में किसने आमंत्रित किया था? राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण में आंदोलन के लिए आमंत्रित किया था। और पूछेगा गांधी जी का भारत में वह आंदोलन जिसमें सर्वप्रथम इन्होंने भूख हड़ताल का प्रयोग किया था, यह आंदोलन है अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। अर्थात यह आंदोलन इनका सफल रहा था। फिर बाद में गांधी जी 1918 में ही पहुंचे थे खेड़ा। खेड़ा भी गुजरात में ही पड़ती है। 1918 का खेड़ा सत्याग्रह है। खेड़ा सत्याग्रह दोस्तों यह प्रायः लगान से संबंधित था। लगान का शाब्दिक अर्थ होता है उपज का हिस्सा। तो इससे संबंधित था। यहाँ पे अंग्रेजों द्वारा, ब्रिटिशर्स द्वारा जो यहाँ के कृषक हुआ करते थे, इनका लगान काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बढ़ा दिया था। तो यहाँ पे कृषक लंबे समय से लगान कटौती या लगान की जो दर थी उसको कम करने के लिए यहाँ पे अंग्रेजों से उन्होंने बात करी थी। लेकिन ब्रिटिशर्स किसी भी रूप से उनकी इन बातों पर नहीं आए। फिर गांधी जी जब यहाँ पहुँचे खेड़ा, तो गांधी जी ने अपनी बातें अंग्रेजों के सामने रखी। तो इस प्रकार से यहाँ पे गांधी जी की जो मांगे थी वह ब्रिटिशर्स ने इजीली मान ली थी। तो इस प्रकार से 1918 का जो खेड़ा सत्याग्रह था यह भी सफल सत्याग्रह हुआ था। तो दोस्तों यहाँ पे जब गांधी जी भारत पहुंचे थे ना, तो यहाँ पे चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा सत्याग्रह के बाद गांधी जी के जो सफल यहाँ पे इन्होंने नेतृत्व किया था, तो इसके बाद गांधी जी की जो पॉपुलैरिटी थी, गांधी जी की जो ख्याति थी, यह भारत में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। तो दोस्तों गांधी जी का यहाँ पे केवल एक सिद्धांत था कि हम अंग्रेजों को किसी न किसी रूप से समर्थन करेंगे। हम उनको सहयोग करते हैं तो वह भी किसी न किसी कारण से हमें सहयोग जरूर करेंगे। और गांधी जी जब भारत आए थे 1915 में, यह दौर था दोस्तों फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, प्रथम विश्व युद्ध का। 1914 से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। यहाँ पे बहुत सारे भारतीय लोग थे जिन्हें गांधी जी द्वारा ब्रिटिश सेना में भर्ती किया था। तो इस प्रकार से यहाँ पे भर्ती करने से तात्पर्य था कि गांधी जी ने अंग्रेजों का किसी न किसी रूप से
संयोग किया था। तो इस प्रकार से गांधी जी को भर्ती करने वाला सार्जेंट भी कहा जाता है। गांधी जी को भर्ती करने वाला सार्जेंट भी कहा जाता है। वह इसीलिए कहा जाता है क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों की ओर से युद्ध के लिए गांधी जी द्वारा भारतीयों को आमंत्रित किया था, भारतीयों को प्रेरित किया था। तो इस प्रकार से इन्हें यह प्रायः कहा जाता है। तो दोस्तों, प्रारंभ में गांधी जी की जो पॉलिसियां थी, गांधी जी की जो नीतियां थी, यह सदैव अंग्रेजों के हित में थी, अंग्रेजों को सहयोग प्राप्त करने वाली थी। फिर बाद में क्या हुआ था कि हमारे देश में अनेक ऐसी घटनाएं घटी थी कि रॉलेट एक्ट आया था 1919 का। रॉलेट एक्ट आया था 1919 का। तो यह इसमें प्रायः भारतीयों के विशेषाधिकारों को समाप्त किया गया था। विशेषाधिकार कैसे थे? जो हमारी बोलने की स्वतंत्रता है, जो हमारे यहाँ पे ये सारी हमारी लिबर्टीज हुआ करती थी, प्रेस की स्वतंत्रता, अंग्रेजों ने प्रायः इस पर अंकुश लगा दिया था रॉलेट एक्ट के माध्यम से। अब ये अंकुश था कैसा कि जैसे यहाँ पे होता क्या था कि अगर कोई भी व्यक्ति यहाँ पे ब्रिटिशर्स के खिलाफ कोई धरना प्रदर्शन कर रहा है या अपनी बात रख रहा है, लोगों को एकत्रित कर रहा है, तो रॉलेट एक्ट में यह था, अगर हमें कोई व्यक्ति ऐसा पाया जाता है जो लगता है कि वह किसी भी हत्याकांड को या किसी भी घटना को अंजाम दे सकता है, तो उसको बिना किसी सबूत के अरेस्ट किया जा सकता था। और उसे अरेस्ट जब होगा तो उस व्यक्ति पर ना ही कोई अपील होती थी, ना ही कोई दलील रखी जा सकती थी, ना ही कोई वकील रखा जा सकता था। अर्थात इसे न अपील, न दलील, न वकील का कानून कहा जाता था, इसे एक काला कानून कहा जाता था। तो इसमें क्या था कि भारतीयों के जो राइट्स थे उनको कम कर दिया था। यह प्रायः भारतीयों के हित में नहीं था। फिर इसी कानून के चलते चलते यहाँ पे 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था पंजाब में, तो जिसमें काफी ज्यादा भारतीय लोग मारे गए थे। तो इन्हें देखते हुए फिर गांधी जी ने अंग्रेजों को यहाँ पे समर्थन करना शुरू नहीं किया था। तो इससे पहले यहाँ पे क्या हुआ था, एक खिलाफत आंदोलन हुआ था, खिलाफत आंदोलन। अब यह खिलाफत आंदोलन था क्या कि यहाँ पे क्या था ना, 1919 से 1922 के मध्य यहाँ पे खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था। और खिलाफत आंदोलन क्या था कि यहाँ पे अंग्रेजों और तुर्की, टर्की बोलते हैं जिसको, यूरोप का मरीज, अंग्रेजों और तुर्की के बीच एक संधि हुई थी जिसका नाम था सीवर्स की संधि, ट्रीटी ऑफ सीवर्स की संधि हुई थी। तो इसमें क्या हुआ था कि तुर्की का जो प्रमुख होता था, अर्थात तुर्की में जो मुस्लिम धर्म का प्रमुख होता था, जिसको कहा जाता था खलीफा, और तुर्की के खलीफा को पूरे विश्व के मुसलमान अपना प्रमुख मानते थे। तुर्की के खलीफा को पूरे मुसलमान अपना प्रमुख मानते थे। और इस समय जो तुर्की का खलीफा था यह था मुस्तफा कमाल पाशा इस समय तुर्की के खलीफा थे। तो इनके विशेषाधिकार अंग्रेजों ने यहां पर समाप्त कर दिए थे। मुस्तफा कमाल पाशा के जो भी इनके राइट्स थे वो समाप्त कर दिए थे। तो यहाँ पे तुर्की में एक आंदोलन हुआ अंग्रेजों के खिलाफ, और यह आंदोलन पूरे विश्व में फैल बैठा। यह आंदोलन, जब भारत में भी यह आंदोलन हुआ, खिलाफत आंदोलन, प्रारंभ में तो यह अली बंधुओं द्वारा शुरू किया था, लियाकत अली और शौकत अली बंधुओं द्वारा। फिर इन्होंने बाद में इस आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए यहाँ पे महात्मा गांधी को बुलाया था। अर्थात महात्मा गांधी ने बाद में इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। यह गांधी जी द्वारा नेतृत्व किया गया पहला ऐसा आंदोलन था उस समय तक भारत में जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों ने बराबर भागीदारी थी, जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों ने बराबर भाग लिया था। तो दोस्तों, इस प्रकार से गांधी जी का इस आंदोलन का नेतृत्व करने का मुख्य उद्देश्य यह था, अभी मुस्लिमों को हमारी जरूरत है तो हम मुस्लिमों का सपोर्ट करते हैं, मुस्लिमों का साथ देते हैं। हो सकता है भारत की आज़ादी में आगे को कहीं मुस्लिम हमारा साथ दें। तो इसी प्रकार से क्या था कि इन्होंने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था गांधी जी द्वारा, और धीरे धीरे 1922 तक यह आंदोलन प्रायः समाप्त हो गया था। तो फिर गांधी जी ने यहाँ पे जो अपना आंदोलन शुरू किया था, इस आंदोलन का नाम था असहयोग आंदोलन 1920, अर्थात नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट, असहयोग आंदोलन। दोस्तों, गांधी जी की जो पहले पॉलिसी थी, गांधी जी की जो पहले विचारधारा थी, यह थी सहयोग की। फिर भारत में जब काफी चीजें हुई,
अर्थात जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर समाप्त हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर समाप्त होने के बाद भारतीयों को बड़ी उम्मीदें थी कि हमने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन का साथ दिया है और जब युद्ध समाप्त होगा तो भारतीयों को कुछ विशेष यहाँ पे राइट्स दिए जाएंगे, लेकिन ऐसे राइट्स कहीं से कहीं तक देखने को नहीं मिले। जब 1919 का भारत शासन अधिनियम आया, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, जिसको मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है, जब यह आया तो इसमें ज्यादा भारतीयों के हित में देखने को कुछ भी नहीं मिला था। तो फिर गांधी जी ने कहा कि आज तक हम ब्रिटिशर्स को सहयोग करते थे, आज से हम उन्हें सहयोग न करते हुए, कॉपरेट न करते हुए नॉन कॉपरेट करेंगे, अर्थात असहयोग आंदोलन 1920। अब क्या था, पहले तो यह आंदोलन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में पारित नहीं हुआ, अर्थात कई भारतीय इस आंदोलन इसके भी अपोजिशन में थे। यहाँ पे एनी बेसेंट ने कहा था यह प्रस्ताव भारतीय स्वतंत्रता का, यह प्रस्ताव, एनी बेसेंट ने बोला था यह प्रस्ताव भारतीय स्वतंत्रता का सबसे बड़ा धक्का है। अर्थात इस तरीके से यहाँ पे सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे और महामना मदन मोहन मालवीय थे, चित्तरंजन दास थे, बहुत से लोग थे जिन्होंने गांधी जी का विरोध किया था। फिर गांधी जी ने इसे 1920 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में असहयोग प्रस्ताव पारित करवाया था और फिर यहाँ पे कुछ लोग थे, जैसे यहाँ पे मोतीलाल नेहरू थे और ये अली बंधु थे, इनके द्वारा यहाँ पे इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी। फिर यहाँ पे असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था, अर्थात नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट 1920 से शुरू हुआ था। तो दोस्तों यह आंदोलन जब शुरू हो रहा था तो गांधी जी ने बोला था इसमें किसी भी रूप से कोई हिंसा नहीं होगी। तो ठीक हो गया, यह आंदोलन बढ़िया तरीके से भारत में चल रहा था। लगभग इस आंदोलन को 2 साल हो गए थे, 2 सालों से यह आंदोलन बढ़िया तरीके से भारत में चल रहा था, लेकिन इस आंदोलन में कोई भी हिंसा नहीं हुई थी। फिर बाद में क्या था कि यहाँ पे गोरखपुर उत्तर प्रदेश में एक घटना घटी थी जिसको बोला जाता है चोरी की घटना से संबंधित भी काफी प्रश्न पूछता है पेपर में। चोरा चोरी की जो घटना हुई थी, यह घटना हुई थी 5 फरवरी 1922 को, 5 फरवरी 1922 को। अब चोरा चोरी पेपर में पूछेगा, चोरा चोरी कहाँ पड़ता है? गोरखपुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है। चोरा चोरी रेलवे स्टेशन है, गोरखपुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो चोरा चोरी की जो घटना हुई थी, यहाँ पे एक पुलिस थाना था जिसमें 21 सिपाही अपॉइंटमेंट थे और एक थानेदार अपॉइंटमेंट थे। तो यहाँ पे आंदोलनकर्ताओं ने क्या किया था, उन्हें थाने में बंद करके यहाँ पे आग लगा दी थी। तो बाद में इस घटना की जानकारी मिली गांधी जी को और यहाँ पे एक स्थानीय नेता थे जिनका नाम था दशरथ प्रसाद द्विवेदी। मैं किसी पेपर में देख रहा था कि चोरा चोरी घटना में गांधी जी को किसने सूचित किया था करके, दशरथ प्रसाद द्विवेदी, उत्तर प्रदेश पीसीएस में पूछा था ये क्वेश्चन। तो इस प्रकार से इन्होंने गांधी जी को सूचित किया और गांधी जी ने यहाँ पे इस आंदोलन को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया था। अर्थात 75% यहाँ पे यह आंदोलन पूरे भारतवर्ष में प्रसारित हो चुका था। कुछ और यहाँ पे जोर लगाया जाता, हो सकता था भारत उस समय आज़ाद होता, लेकिन गांधी जी का कहना था कि यहाँ पे गांधी जी ने पहले ही बोला था कि यह आंदोलन अगर हिंसात्मक होगा तो हम इस आंदोलन को निरस्त कर देंगे। तो इस प्रकार से हिंसात्मक घटनाएं और बढ़ेंगी, खून खराबा और भारतवर्ष में बढ़ेगा करके गांधी जी ने 11 फरवरी 1922 को इस आंदोलन को पृथक कर दिया था, इस आंदोलन को समाप्त कर दिया था। तो यहाँ पे मोतीलाल नेहरू ने इस आंदोलन से, इस मूवमेंट को पोस्टपोन करने से, इस मूवमेंट को कैंसिल करने से संबंधित एक टिप्पणी करी है। मोतीलाल नेहरू ने कहा है, दूर कन्याकुमारी के किसी गांव में कोई हिंसा होती है तो हिमालय में निवास करने वाले नागरिकों को इसका परिणाम भुगतने को नहीं मिलना चाहिए। और इसमें सुभाष चंद्र बोस ने कहा है यहाँ पे कि यह आंदोलन अपने एकदम चरमोत्कर्ष पर था। तो गांधी जी की यह मूर्खता थी, उन्होंने इस आंदोलन को समाप्त कर दिया। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पे हुआ क्या कि मार्च 1922 में गांधी जी को यहाँ पे हिंसात्मक घटनाएं भड़काने के लिए 6 वर्ष की सजा हुई थी। 6 वर्ष की सजा गांधी जी यहाँ पर काट कर आए, 6 वर्ष की सजा हुई। फिर 1924 में गांधी जी को स्वास्थ्य खराब होने के कारण जेल से छोड़ दिया गया था। तो दोस्तों यह तो गांधी युग का पार्ट 1 है। हम जल्दी ही इसका पार्ट 2 जारी करेंगे। यह टॉपिक आपको पसंद आता है तो इसको अधिक से अधिक मात्रा में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।